बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से टॉप मिशन के अगले हिस्से के साथ आपकी खिदमत में नैना वॉइस हाजिर है। तो चलिए इसके अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। रोथम की नौजवान बीवी मारिया अपने 2 बच्चों समेत अपनी कोठी के कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उन तीनों को बेहोश कर देने वाली गैस से बेहोश किया गया था। जोसेफ बाहर फाटक के करीब मौजूद था, जबकि जूलिया बरामदे के एक सतून के पीछे छुपी हुई थी। कोठी में 4 मुसल्लह अफराद के अलावा 4 और मुलाजिम भी थे जिन्हें हलाक कर दिया गया था। जोसेफ और जूलिया जबरन इस कोठी में दाखिल हुए क्योंकि उस रिहाइशगाह के हिफाजती इंतजाम ऐसे थे कि किसी और तरफ से अंदर दाखिल होना मुमकिन ही ना था। इसलिए उन्होंने कार बेल बजाई और मुसल्लह आदमी के बाहर आते ही जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से उसे दोनों हाथों से उठाकर अंदर फेंक दिया और उसके साथ ही वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। और फिर उन्होंने इंतहाई तेज़ी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उन 4 मुसल्लह आदमियों को गोलियों से मारकर हलाक कर दिया, बल्कि कोठी में मौजूद दूसरे मुलाजिमों को भी हलाक कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी मुकाबला करने की कोशिश की थी। ये चारों मुलाजिम मर्द थे और अपने अंदाज से तरबियत याफ्ता लगते थे। फिर जोसेफ ने जब मारिया के सामने उसके बच्चों की गर्दनें पकड़कर खींची तो मारिया की हालत बेहद खराब हो गई, जिस पर जूलिया ने कहा कि वो अगर अपने शोहर को इस अंदाज में बुलाए कि उसे शक ना पड़ सके तो उसकी और उसके बच्चों की जान बख्श दी जाएगी। जिस पर मारिया बच्चों को बचाने की गर्ज से फ़ौरन तैयार हो गई और फिर उसने रोथम को फ़ोन करके कहा कि उसकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो जल्द घर पहुंचे। उसके बाद जूलिया और जोसेफ ने उन्हें बेहोश करके कमरे के बेड पर डाल दिया और बाहर मोर्चा संभाल लिया। जोसेफ फाटक के करीब बने हुए गार्ड रूम में मौजूद था, जबकि जूलिया बरामदे के एक स्टोन की ओट में खड़ी थी। उन दोनों के पास मशीन पिस्टल थे। उन्हें वहां खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन रोथम न आया, जिस पर जूलिया को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा ख्याल है कि कोई गड़बड़ हो गई है, वरना जिस अंदाज में मारिया ने कॉल की थी रोथम को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, अचानक फाटक से बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई, जिसके साथ ही जूलिया बेएहतियात उछल पड़ी, क्योंकि उसे कोठी की उगली तरफ से बैक वक्त 2 कारें रुकने की आवाज़ें सुनाई दी थी। हमें कार बेल बज उठी तो जोसेफ कार रूम से बाहर आया ही था कि जूलिया स्टोन की ओर से निकलकर पंजों के बल दौड़ती हुई जोसेफ की तरफ बढ़ने लगी। जोसेफ जो फाटक खोलने जा रहा था, जूलिया को इस तरह आते देखकर बेएहतियात ठटक कर रुक गया। उकबी तरफ भी 2 कारें रुकने की आवाज़ आई है। मेरा ख्याल है कि रोथम की बजाय उसके आदमी आए हैं। मैं उकबी तरफ जा रही हूँ, तुम उन्हें संभालो, जूलिया ने आहिस्ता से कहा। और उसके साथ ही वो जोसेफ का जवाब सुने बगैर पंजों के बल दौड़ती हुई उकबी तरफ चली गई। तो जोसेफ ने इस अंदाज में कंधे उचकाए जैसे उसे जूलिया की उकबी तरफ जाने की वजह समझ में ना आई हो, क्योंकि वो जानता था कि उकबी तरफ दरवाज़ा तो मौजूद है, लेकिन वो अंदर से बंद था। वो जानता था और 4 दीवारी इतनी ऊंची थी और उस पर हारदार तारें भी नस थी जिनसे इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा था, इसलिए उकबी तरफ से किसी के अंदर आने का कोई रास्ता उसकी नज़रों में था ही नहीं। बहरहाल कंधे झटक कर वो मुड़ा और उसने फाटक का बड़ा कुंडा हटाया और फिर एक ज़ोरदार झटके से उसने फाटक खोल दिया। फाटक खुलते ही 4 मुसल्लह अफराद हाथों में मशीन गन्ने लिए दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए कि जोसेफ जो फाटक के पट के पीछे था मजीद उसके पीछे हो गया। चारों मुसल्लह अफराद ने तेज़ी से मुड़कर फाटक की तरफ देखा, फिर भागते हुए आगे बढ़े ही थे कि एक कार तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। कार में 2 आदमी थे। कार जैसे ही आगे बढ़कर उन चारों के करीब रुकी, उसके दरवाजे खुले और दोनों आदमी बिजली की सी तेज़ी से नीचे उतर आए। यहाँ तो कोई नहीं है, उनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा। फाटक किसने खोला है? कार में से उतरने वाले एक आदमी ने कहा। और फिर उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते या करते, उकबी तरफ से मशीन पिस्टल की तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तो वो तमाम अफराद तेज़ी से दौड़ते हुए साइड गली की तरफ भागे ताकि वहाँ से उकबी तरफ जाते। लेकिन इससे पहले कि वो गली तक पहुँचते, जोसेफ के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ने गोलियाँ उगलनी शुरू कर दी और पलक झपकने में 6 के 6 आदमी चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। उनमें से कई ने उठकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो साकित हो गए। पुश से ऐन दिल में उतर जाने वाली गोलियों ने उन्हें ज़्यादा तड़पने का भी मौका न दिया था। उसके साथ ही जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से फाटक बंद करके कुंडा लगाया और फिर किसी जंगली हिरन की तरह कलांचे भरता हुआ वो साइड गली की तरफ बढ़ गया। लेकिन दूसरे लम्हे गली के कोने पर ही वो बेएहतियात रुक गया था, क्योंकि जूलिया दौड़ती हुई उधर आ रही थी। क्या हुआ? जूलिया ने करीब आकर पूछा और फिर वो बेएहतियात ठटक कर रुक गई, क्योंकि गली के करीब ही 6 लाशें पड़ी उसे नजर आ गई थी। यही मैं आपसे पूछने वाला था, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उकबी दरवाज़ा उन्होंने बाहर से खोल लिया था, शायद उसका कोई खास तरीका है। फिर 8 मुसल्लह अफराद इंतहाई मोहतात अंदाज में अंदर आए। आखिरी आदमी ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया। मैं गली के कोने वाली स्टोन की ओट में हो गई। जब मुझे यकीन हो गया कि अंदर आने वाले यही 8 अफराद हैं, तो मैंने फायर खोल दिया और वो
आठों चूंकि इकट्ठे ही आ रहे थे, इसलिए वो आठों आसानी से फायरिंग की जद में आकर ख़त्म हो गए। उस दौरान मुझे उधर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए मैं परेशान हो गई, जूलिया ने कहा। फिर जोसेफ ने भी बड़े सादा से लहजे में इसकी तरफ होने वाली कार्रवाई के बारे में बता दिया। इसका मतलब है कि रोथम को शक हो गया है, जिसकी बिना पर उसने उड़ाने की बजाय मुसल्ले अफराद को भेज दिया। या तो ये तो उनकी हमाकत थी कि वो बराह रास्त अंदर आ गए, वरना अगर ये बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देते तो फिर हम दोनों का बच निकलना महाल था। जूलिया ने फाटक की तरफ बढ़ते हुए कहा, हमारी निगरानी हो रही है मैडम, वरना रोथम को सिर्फ अपनी बीवी के फ़ोन कॉल से हमारी जहां मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता। जोसेफ ने कहा तो जूलिया बेएहतियात ठटक पड़ी। अरे तुम ठीक कह रहे हो, फिर अब क्या करना है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, हमें उनकी उगली तरफ मौजूद कार के जरिए यहाँ से निकल जाना चाहिए, और अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हम राह रास्त क्लब जाकर उस रोथम से पूछ करें। जोसेफ ने कहा, नहीं, अगर हमारी निगरानी हो रही है तो हमारे बारे में इत्तला पहले ही वहाँ पहुँच जाएगी, हमें पहले उस निगरानी करने वाले को पकड़ना है। जूलिया ने कहा, पर आप यहीं ठहरे, मैं जाकर उसे घेरता हूँ। जोसेफ ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? पहले तुमने कोई ऐसी बात नहीं की। जूलिया ने चौंक कर कहा, मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया, मैंने सिर्फ ख्याल जाहिर किया है। वैसे वो आदमी अब लाजमन यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करने आएगा। जोसेफ ने कहा, ओह हाँ, वेरी गुड, हमें उगली तरफ से निकलकर घूमकर फ्रंट की तरफ आना चाहिए। जूलिया ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से मुड़े और एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए उगली तरफ मौजूद दरवाजे के करीब पहुंच गए। जोसेफ ने दरवाज़ा खोला, फिर सर बाहर निकाल कर उसने इधर उधर देखा और उछलकर बाहर निकल आया। जूलिया भी उसके पीछे थी। उगली तरफ एक काफ़ी चौड़ी गली थी जिसमें 2 कारें मौजूद थी। अरे हमें इन कारों की ओट में रहना चाहिए, निगरानी करने वाला चेकिंग के लिए लाजमन इधर आएगा। जूलिया ने यकलहट ठटक कर कहा, वो इधर क्यों आएगा मैडम? वो तो फ्रंट की तरफ से भी चेकिंग करेगा। जोसेफ ने हैरान होकर कहा, उसने देखा होगा कि तुमने फाटक बंद कर दिया है, अब वो फ्रंट से अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो लाजमन उगली तरफ से आएगा। जूलिया ने जवाब दिया, ओह हाँ ठीक है, आप वाकई बॉस की तरह सोचती हैं, जोसेफ ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। फिर वो दोनों अलहदा अलहदा उन कारों की ओट लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नीग्रो जिसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा सा था तेजी से गली में दाखिल होकर आगे आता दिखाई दिया। वो बड़े मोहतात और चौकन्ना अंदाज में इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ? फाटक भी बंद है और यहाँ भी दरवाज़ा भी, अंदर फायरिंग भी हुई है, फिर क्या हुआ उन दोनों का? उस आदमी ने कारों के करीब आकर उगली दरवाज़ा बंद देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि जूलिया ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। वो आदमी वापस मुड़ने ही लगा था कि यकलहत कार की ओर से जोसेफ किसी भूखे अकाब की तरह उस पर झिपटा और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ उछलकर ज़मीन पर जा गिरा। डिब्बा उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि जोसेफ ने उसके सीने पर लात मारी और वो एक बार फिर चीखता हुआ नीचे जा गिरा और एक झटके से साकत हो गया। जूलिया ने वो डिब्बा उठा लिया। अरे ये तो कोई जदीद इजाद है, इसमें मौजूद स्क्रीन पर हम दोनों की बाकायदा तस्वीरें मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। उसने रोथम को इत्तला दी होगी, जोसेफ ने कहा, लेकिन ये हमारे पीछे कब से लगा है, ये तो उसे मालूम करना होगा, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ इस बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने ज़मीन पर पड़े हुए इस बेहोश नीग्रो का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो जोसेफ ने हाथ हटाया और उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से एक कार की डिग्गी पर इस तरह डाल दिया कि उसका ऊपर वाला जिस्म दोहरा होकर डिग्गी के साथ लग गया, जबकि निचला जिस्म कार की साइड में लटक रहा था। जोसेफ ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसने उसके मुंह पर यकलहत जोरदार थप्पड़ मार दिया, जबकि उसके निचले जिस्म को उसने अपने जिस्म का वजन डालकर दबा रखा था। चंद लम्हों बाद वो आदमी हड़हड़ाहट की आवाज़ निकालते हुए होश में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? जोसेफ ने उसे गले पर मौजूद हाथ को दबाते हुए कहा। साबू, साबू। उस आदमी के मुंह से एक हड़हड़ाहट भरी आवाज़ निकली। किसको तुमने हमारे बारे में इत्तला दी है? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हाथ हटा लो, मैं सब कुछ बताता हूँ, साबू ने रुक रुक कर कहा। उसकी हालत हंसता हो रही थी क्योंकि जोसेफ के हाथ का अंगूठा उसकी शहरक पर था। जोसेफ ने अंगूठा हटा लिया। बॉस डेवी को इत्तला दी है, साबू ने कहा। तो डेवी का नाम सुनकर साथ खड़ी जूलिया चौंक पड़ी, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ पूछते अचानक दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। तो जोसेफ ने हाथ को जोर से झटका देकर उस आदमी को एक तरफ फेंका और उछलकर वो कार की डिग्गी पर से होता हुआ उगली तरफ कूद गया, जबकि जूलिया ने भी बिजली की सी तेज़ी से कार की ओट ले ली। उसी लम्हे 4 मुसल्ले अफराद गली की नुक्कड़ पर एक लम्हे के लिए रुके और फिर इसी तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। वह आदमी हलाक हो चुका था, इसलिए अब उससे मज़ीद पूछने की गुंजाइश न रही। अब हमें यहाँ से निकलना है।
उस रोथम ने मजीद आगे आदमी भेजे हैं, जूलिया ने तेज लहजे में कहा और गली के नुक्कड़ की तरफ पंजों के बल दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। हाथ में मौजूद उस डिब्बे को उसने भागने से पहले जमीन पर जोर से दे मारा था, जिससे हल्का सा धमाका हुआ और उस डिब्बे के पुर्जे हो गए। जो दफा उसके हुक्म में मौजूद था, फिर वो साइड गली से निकलकर दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ते चले गए जिस तरफ उनकी जीप मौजूद थी। अब स्काई नाइट क्लब जाना है मैडम, जोसेफ ने जीप के करीब पहुंचते ही कहा तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी जीप तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। रोथम अपने ऑफिस में बड़ी बेचैनी के आलम में कुर्सी पर बैठा पहलू बदल रहा था। वो बार बार फ़ोन की तरफ देखता और फिर बेचैनी से पहलू बदल लेता। उसने नेवी की तरफ से कॉल मिलने के बाद अपने मखसूस ग्रुप को कॉल करके हुक्म दिया था कि वो उसकी रिहाइश गाह पर रेड करें और अगर अंदर नीग्रो, हबशी मर्द और स्विस औरत मौजूद हों तो उन्हें हलाक कर दें। फिर कोठी से उसे कॉल करें, लेकिन उसे ये हुक्म दिए 19 घंटे से ज़्यादा हो गया, जबकि उसे मालूम था कि उसका मखसूस ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। ग्रुप का इंचार्ज जेरी था और जेरी को मालूम था कि कोठी की उगली तरफ को किस तरह अंदर से बंद होने के बावजूद बाहर से खोला जा सकता है। फिर जेरी और उसके साथी, जिनकी तादाद जेरी समेत 14 थी, अचानक कोठी पर रेड कर चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई कॉल ना आ रही थी। जब उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन जब काफ़ी देर दूसरी तरफ से घंटी बजती रही और किसी ने उसकी रिहाइश गाह से कॉल अटेंड ना की तो उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ सा गया। उसने तेज़ी से क्रेडल दबाया, फिर पहले से ज़्यादा तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉजर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रोथम बोल रहा हूँ रॉजर, तुम मेरी रिहाइश गाह के करीब हो। मेरी रिहाइश गाह पर एक हबशी मर्द और एक गैर मुल्की औरत जबरन दाखिल हो गए हैं। मैंने उनका हाथना के लिए जेरी और उसके पूरे ग्रुप को भेजा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। तुम खुद वहाँ जाओ और वहाँ जो भी सूरत हाल हो उसकी मुझे फौरी लैंडलाइन फ़ोन या सेल फ़ोन पर इतला दो। रोथम ने चीख कर बोलते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो रोथम ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 19 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रोथम बोल रहा हूँ, रोथम ने तेज़ और इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। राजर बोल रहा हूँ बॉस, आपकी रिहाइश गाह से, जहाँ जेरी और उसके पूरे ग्रुप की लाशें पड़ी हैं। आपके 4 मुसल्ले दरबान और 4 मुलाजिमों को भी हलाक कर दिया गया है, जबकि आपके मिसेज और आपके दोनों बच्चे कमरे में बेहोश पड़े हैं। रॉजर ने कहा तो रोथम बेएहतार उछल पड़ा। बेहोश है या? रोथम ने चीख कर कहा। बेहोश हो बॉस, मैंने चेक किया है। रॉजर ने कहा। ओ थैंक गॉड, तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। रोथम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर वो बिजली की सी तेज़ी से उठा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। फिर खुफिया रास्ते से निकलकर वो बाहर मौजूद अपनी कार तक पहुंचा और दूसरे लम्हे उसकी कार इंतहाई तेज़ी से दौड़ती हुई अपनी रिहाइश गाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके जहन में मुसलसल धमाके से हो रहे थे, क्योंकि जेरी और उसके पूरे ग्रुप की हलाकत की खबर ने उसे हला कर रख दिया था। गो उसे अपनी बीवी और बच्चों की जिंदा बच जाने पर इत्मीनान हो गया था, लेकिन जेरी और उसके साथियों की मौत ने उसे वाकई हैरान कर दिया था। जेरी और उसके साथी तरबियत याफ्ता अफराद थे और फिर उगवी तरफ से वो अंदर दाखिल हुए होंगे, मगर इसके बावजूद उन सबका एक मर्द और एक औरत के हाथों इस तरह हलाक हो जाना उसके लिए इंतहाई धमाका है खबर थी। इसके साथ साथ उसे ये भी समझ ना आ रहा था कि ये दोनों कौन हैं और क्यों उन्होंने इस अंदाज में ये कार्रवाई की और वो क्या चाहते हैं, उनका ताल्लुक किस ग्रुप से था। ये बात उसके जहन में बार बार आ रही थी, लेकिन जाहिर है उसके पास उनका कोई जवाब ना था। थोड़ी देर बाद वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गया। राजर अपने तीनों साथियों समेत वहाँ मौजूद था। वहाँ वाकई कत्लेआम किया गया था। फ्रंट की तरफ साइड गली के करीब 6 अफराद की लाशें पड़ी थी, जिनमें जेरी की लाश भी शामिल थी, और उन लाशों की पोजीशन देखकर साफ लगता था कि वो साइड गली की तरफ जा रहे थे कि उन्हें उकब से गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। और गोलियां मारने वाले का निशाना इस कदर दुरुस्त था कि उसकी चलाई हुई गोलियां पुष्ट से दाखिल होकर सीधी दिल में उतरती चली गईं, जबकि उगवी तरफ 8 लाशें मौजूद थी और उन लाशों को देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि वो साइड गली की तरफ जा रहे थे। जब उन पर फायर खोला गया और यहाँ भी वैसे ही दुरुस्त निशाने से काम लिया गया। रोथम ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को चेक किया तो उसे मालूम हो गया कि इन तीनों को किसी गैस से बेहोश किया गया था। जेरी, तुम इन तीनों को जीप में डालकर अस्पताल ले जाओ, मैं इस दौरान यहाँ मौजूद लाशें उठवाता हूँ। यह अच्छा हुआ कि मारिया बेहोश है, वरना इस कदर अफराद की लाशें देखकर वो वैसे ही खौफ से मर जाती। रोथम ने कहा। यहाँ स्टेशन वैगन मौजूद है, इसमें उन तीनों को ज़्यादा अच्छे अंदाज में ले जाया जा सकता है। जेरी ने कहा। ठीक है, ले जाओ, रोथम ने कहा। फिर वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ फ़ोन था। उसे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, गैरी बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी।
रोथम बोल रहा हूँ गैरी, रोथम ने कहा। अरे बॉस साहब, दूसरी तरफ से कदर हैरत भरे लहजे में कहा गया, क्योंकि गैरी मुंशियार के एक रैकेट का इंचार्ज था जिसका काम अमली तौर पर फील्ड में काम करना था, और चूँकि तमाम काम एक निज़ाम और रूटीन के तहत होता था, इसलिए उसे कॉल करने की ज़रूरत रोथम को बहुत कम पेश आती थी। जहाँ लोर्गो में सारा काम जेरी और उसका ग्रुप किया करता था। जेरी और उसके पूरे ग्रुप को मेरी रिहाइश गाह पर हलाक कर दिया गया है। साथ ही यहाँ मौजूद 4 मुसल्ले दरबान और 4 मुसल्ले मुलाजिम भी हलाक कर दिए गए हैं, और मेरी बीवी बच्चों को बेहोश कर दिया गया है, रोथम ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? क्यों ऐसा हुआ? किसने किया ऐसा? गैरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे एक पार्टी की तरफ से बताया गया कि एक हबशी और एक स्विस औरत मेरी रिहाइश गाह में जबरन दाखिल हुए हैं और अंदर मौजूद है, जबकि इससे पहले मेरी बीवी मारिया ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसकी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं जल्द घर आ जाऊँ। जिस पर मैंने जेरी और उसके ग्रुप को वहाँ भेज दिया, लेकिन फिर इत्तला मिली कि वहाँ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमला आवर मौजूद नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया कि तुम मालूम करो कि ये काम किसका हो सकता है और इस अंदाज की कार्रवाई हमारे खिलाफ कौन कर सकता है। रोथम ने कहा। हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं, और अगर कोई चाहे तो वो इतना बड़ा इक़दाम नहीं उठा सकता, गैरी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम करा लूँगा। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन अपने आदमी भेजो और यहाँ से तमाम लाशें उठवा लो। मैं यहाँ मौजूद हूँ। मारिया और बच्चों को किसी गैस से बेहोश किया गया है, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है, रोथम ने कहा। यस बॉस, मैं अभी आदमी और गाड़ियाँ भिजवाता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रोथम ने क्रेडल दबाया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रोथम बोल रहा हूँ, डेविक से बात कराओ, रोथम ने चौंक कर कहा। सॉरी सर, चीफ और उसकी वाइफ किसी नाइट क्लब में गए हुए हैं और उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं। किस नाइट क्लब में? कुछ बताकर गए हैं? रोथम ने चौंक कर पूछा। नहीं जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, फिर कल सुबह बात होगी, रोथम ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद गैरी की भेजी हुई गाड़ियां और आदमी आ गए, तो रोथम ने खुद खड़े होकर न सिर्फ तमाम लाशें उठवाईं, बल्कि वहां लग जाने वाले खून के धब्बे भी साफ करा दिए। जब गाड़ियां और आदमी लाशें लेकर वापस चले गए तो वो वापस कमरे में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी, तो उसने हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रोथम बोल रहा हूँ, रोथम ने कहा। जेरी बोल रहा हूँ बॉस। हाँ, क्या हुआ? मारिया और बच्चे होश में आ गए हैं? रोथम ने पूछा। यस बॉस, मैं गोल्ड स्टार हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अब वो फिट हैं, क्या उन्हें रिहाइश पर ले आऊँ? जेरी ने कहा। हाँ ले आओ, मैं यहीं मौजूद हूँ, रोथम ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो खुद ही फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने फाटक खोला तो स्टेशन वैगन अंदर दाखिल हुई। उसमें जेरी के साथ मारिया और उसके दोनों बच्चे थे। वो कहाँ हैं वो दोनों? मारिया ने वैगन से नीचे उतरते ही इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है मारिया, सब ठीक हो चुका है, आओ, रोथम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जेरी के स्टेशन वैगन वापस ले जाने के बाद उसने खुद फाटक बंद किया और मारिया और दोनों बच्चों को लेकर अंदरूनी तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो कमरे में दाखिल हुए ही थे कि कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी, तो रोथम के साथ साथ मारिया भी उछल पड़ी। वो कहीं वो दोबारा न आ गए हों, मारिया ने खौफजदा लहजे में कहा। घबराओ मत, हमारे ही आदमी होंगे, मैं मालूम करता हूँ, रोथम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो गार्ड और मुलाजिम कहाँ हैं? मारिया ने पूछा। मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है, अब नए लोग आएंगे, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके, रोथम ने जवाब दिया और तेज से कदम उठाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। कौन है? उसने छोटा फाटक खोलने से पहले ऊंची आवाज़ में पूछा। जेरी हूँ बॉस। बाहर से जेरी की आवाज़ सुनाई दी तो रोथम का तेज़ी से धड़कता हुआ दिल मुतमईन हो गया। अंदर से वो भी खौफजदा हो गया था, लेकिन वो अपने खौफ को मारिया और बच्चों पर जाहिर न होने देना चाहता था। उसने छोटा फाटक खोला और बाहर निकल आया। बॉस, उगवी तरफ 2 कारें और एक अजनबी आदमी की लाश पड़ी है। उस आदमी को गर्दन तोड़कर हलाक किया गया है। वहाँ एक डिब्बा भी टूटा हुआ पड़ा है जिसके अंदर कोई मशीनरी है और उसके पुर्जे वहाँ बिखरे हैं। बाहर मौजूद जेरी ने कहा। अजनबी मशीनरी? क्या मतलब? कौन हो सकता है वो? रोथम ने चौंक कर कहा। मैंने तो उसे पहचाना नहीं, वैसे वो नीग्रो है, जेरी ने कहा। अरे ये नीग्रो कहीं वो आदमी ना हो जो हमला आवरों की निगरानी कर रहा था, और ये डिब्बा यकीनन निगरानी करने वाली मशीनरी होगा। ठीक है, तुम वो लाश भी ले जाओ और डिब्बा और मशीनरी भी समेट कर ले जाओ, कल इस बारे में बात होगी, रोथम ने कहा। यस बॉस। रोथम ने अंदर दाखिल होकर फाटक बंद किया और तेजी से कदम उठाता अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया।
ایک بار اسے خیال آیا تھا کہ وہ جیری اور اس کے ساتھیوں کو یہاں گارڈ کے طور پر روک لے، لیکن پھر اسے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ اب ان حملہ آوروں کے دوبارہ یہاں آنے کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور ابھی وہ ماریا سے ان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جوزف اور جولیا دونوں اسکائی نائٹ کلب کے ہال میں داخل ہوئے تو ہال نیگرو افراد سے تقریباً بھرا ہوا تھا، جبکہ حال غیر ملکی بھی نظر آ رہے تھے، لیکن یہ غیر ملکی بھی اپنے انداز سے نچلے طبقے کے لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ جولیا کو دیکھ کر ہال میں موجود افراد میں سے کئی افراد کی نظریں جولیا پر جم سی گئیں، لیکن جولیا کے ساتھ جوزف کو دیکھ کر ان کے ہونٹ بھینچ گئے، کیونکہ جوزف جولیا کے بالکل پیچھے اس انداز میں چل رہا تھا جس انداز میں وہ عمران کے باڈی گارڈ کے طور پر چلتا تھا۔ گو جوزف جیسے ڈیل ڈول اور قد و قامت کے افراد بھی یہاں خاصی تعداد میں موجود تھے، لیکن جوزف کا انداز اتنا مروب کن تھا کہ کسی نے اٹھ کر جولیا سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ جولیا کاؤنٹر پر پہنچی تو وہاں بھی 2 گھنٹا نما آدمی موجود تھے، جن میں سے ایک اونچے اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ویٹرز کو سروسز دینے میں مصروف تھا۔ سوئٹزرلینڈ سے مادام جینی مارتھم سے ملنے آئی ہے، جولیا نے کاؤنٹر پر پہنچ کر بڑے شاہانہ انداز میں کہا تو اسٹول پر بیٹھا ہوا آدمی اس کا لہجہ اور انداز سن کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ باس اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے ہیں مادام، کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کب گئے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مادام، کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ واپس آئیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ جی نہیں، ویسے تو وہ رات کو 1:30-2 بجے جاتے ہیں، لیکن آج جلدی چلے گئے ہیں، اب کل شام کو ہی ان کی واپسی ہوگی، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، کل ملاقات ہو جائے گی، جولیا نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اس کے مڑتے ہی جوزف بھی مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کلب سے باہر آ گئے۔ ہم ون وے کے چکر میں پھنس گئے تھے، ورنہ ہم اسے یہیں پکڑ لیتے، جولیا نے پارکنگ میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کریں، کیا دوبارہ جائیں؟ وہاں تو انہوں نے خاصا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہوگا، جولیا نے قدرے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ میڈم، ہم نے آج رات کو ہی سارا کام نمٹانا ہے، کیونکہ ہاتھ سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور نگرانی کرنے والا بھی ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، جوزف نے کہا۔ وہاں ہماری کارروائی کے بعد اب کافی تعداد میں لوگ سیکیورٹی کے لیے موجود ہوں گے، جولیا نے کہا۔ میڈم، جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، وش ڈاکٹر کاروگی کا کیا کہا کرتا تھا کہ جب کام کرنا ہو تو پھر کر دو، زیادہ مت سوچو، کیونکہ سوچنے سے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا بے احتیاط ہنس پڑی۔ تنویر کا بھی یہی قول ہے، اس لیے وہ عمران سے لڑتا رہتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ کار میں بیٹھ چکے تھے۔ باس بہت عظیم ہے میڈم، ورنہ تنویر کی ہڈیاں بھی اب تک گل سڑ چکی ہوتی، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا بے احتیاط ہنس پڑی۔ وہ چونکہ جوزف کی عمران کے ساتھ جذباتی وابستگی کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ میڈم، وہاں ہم ان کی نظروں میں آ سکتے ہیں، بہرحال لاشیں اٹھوا لی گئی ہوں گی اور وہاں کافی لوگ آ چکے ہوں گے، جوزف نے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے جوزف کی تائید کر رہی ہو۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی کار دوبارہ اس کالونی میں داخل ہوئی جس میں روتھم کی رہائش گاہ تھی۔ یہاں چونکہ تمام سڑکیں ون وے تھی، اس لیے انہیں کافی لمبا چکر کاٹ کر آنا جانا پڑ رہا تھا۔ جوزف نے کار ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں روکی تو جولیا چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ کوٹھی تو ابھی کافی دور ہے، جولیا نے کار رکتے ہی چونک کر کہا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں حالات کا جائزہ لے کر واپس آتا ہوں، جوزف نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ یہاں واپس آنے میں تمہیں کافی دیر لگ جائے گی، اس لیے میں بھی وہاں پہنچ رہی ہوں اور سامنے موجود درختوں کی اوٹ میں رہوں گی، جولیا نے بھی کار سے اترتے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ جولیا اطمینان بھرے انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کالونی کی سڑکوں پر ٹریفک خاصی تھی اور فٹ پاتھوں پر لوگ بھی آ جا رہے تھے، جن میں کافی تعداد غیر ملکیوں میں تھی، اس لیے جولیا کی طرف کسی نے خصوصی توجہ نہ دی اور وہ فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ روتھم کی رہائش گاہ کے تقریباً سامنے پہنچی تو یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور جوزف پھاٹک کے پاس اس انداز میں کھڑا تھا جیسے کوٹھی کا مالک وہی ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جولیا کو آنے کا اشارہ کیا تو جولیا تیزی سے سڑک کراس کر کے پھاٹک کے قریب پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے اقبی طرف سے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول فائر کی اور پھر اقبی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ لاشیں وغیرہ یہاں سے ہٹا لی گئی ہیں، ایک کمرے میں ماریا اور ایک آدمی کرسیوں پر بے ہوش گرے پڑے ہیں، میز پر شراب کی بوتل بھی موجود ہے، جبکہ ایک بیڈ روم میں دونوں بچے بیڈ پر بے ہوش پڑے ہیں، جوزف نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھاٹک کراس کر کے اندر داخل ہوئے تو جوزف نے پھاٹک بند کر دیا۔
کیا اس روتم نے اتنی بڑی کارروائی کے باوجود بھی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ طوفان گزر چکا ہے۔ جوزف نے جواب دیا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوزف کی رہنمائی میں ایک بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہاں قالین پر ایک مرد اور عورت بے ہوش پڑے تھے۔ عورت ماریا تھی جبکہ مرد اجنبی تھا، لیکن ماریا جس حالت میں تھی اسے جولیا کو اندازہ ہو گیا کہ مرد روتھم ہی ہو سکتا ہے۔ اس عورت کو اٹھا کر بیڈ پر ڈال کر اس پر کمبر ڈال دو، جولیا نے کہا تو جوزف تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عورت کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ کرسی پر ڈال دو اور رسی تلاش کر کے اسے باندھ دو۔ ہاں، پانی بھی لیتے آنا تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے، جولیا نے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ جولیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں رسی کا بنڈل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے دونوں چیزیں قالین پر رکھی اور پھر بے ہوش پڑے روتھم کو اٹھا کر ایک خالی کرسی پر ڈال دیا۔ چونکہ روتھم بے ہوش تھا اس لیے وہ بغیر بازو والی کرسی پر جم نہ رہا تھا اور سائڈ پر ڈھلک سا جاتا تھا، اس لیے جولیا نے اٹھ کر اسے سنبھالا تو جوزف نے رسی کی مدد سے اسے کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر جوزف نے پیچھے ہٹ کر قالین پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے ایک ہاتھ سے روتھم کے جبڑے بینجے اور دوسرے ہاتھ سے بوتل کا دہانہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ڈالا تو بوتل کا پانی اس کے منہ سے نکل کر اس کے کپڑوں پر گرنے لگا۔ کچھ پانی روتھم کے حلق سے نیچے اتر گیا تو جوزف نے بوتل ہٹا لی اور اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور خود وہ جولیا کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، جولیا نے کہا۔ نہیں میڈم، آپ باس کی نمائندگی کر رہی ہیں اس لیے میں بیٹھ نہیں سکتا، جوزف نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو جولیا صرف سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد روتھم کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور پھر اس نے یکلخت آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام رہا تو اس کی دھندلی آنکھوں میں یکلخت شعور کی چمک ابھر آئی۔ تم اور یہاں؟ تم تو چلے گئے تھے، پھر کیا مطلب؟ روتھم نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انہیں دیکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے پہلے بھی تمہاری بیوی اور بچوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، صرف ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، اور اب بھی تمہاری بیوی اور دونوں بچے بے ہوش پڑے ہیں، لیکن ایک لمحے میں تمہاری بیوی اور دونوں بچوں کی گردنیں اس طرح کاٹی جا سکتی ہیں جیسے مرغیوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جولیا نے بڑے شفاف لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم مجھے بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میرا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں، روتھم نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ یہاں اسپیشل ہیلی کاپٹر پر مشینری لائی گئی جو تمہاری منشیات کے گودام والے احاطے میں اتاری گئی اور پھر وہاں سے اسے تمہارے کلب کے تہخانوں میں پہنچا دیا گیا، پھر وہاں سے اس مشینری کو خفیہ طور پر کہیں لے جایا گیا۔ تم نے بتانا ہے کہ یہ مشینری کہاں فٹ ہے، کس کی تحویل میں ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ ان باتوں کا علم ہمیں پہلے سے ہے۔ یہ باتیں تم سے اس لیے پوچھی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم سچ بولتے ہو یا نہیں، اور یہ بھی سن لو جیسے ہی تمہارے منہ سے جھوٹ نکلا تمہاری بیوی کی گردن کٹ گئی اور پھر اسی طرح تمہارے دونوں بچوں کا حشر بھی یہی ہوگا۔ تم سے اصل بات پھر بھی پوچھی جائے گی، بولو، جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سچ بتاؤں گا، میری بیوی اور بچوں کو کچھ مت کہو، روتھم نے بے اختیار کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر بولو، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ مشینری ایک بین الاقوامی تنظیم بلیک تھنڈر کی تھی جہاں اس کا خاص ایجنٹ ڈیوک موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی میں یہاں اس کے لیے کام کرتا تھا، پھر ڈیوک اور پیگی آ گئے اور مجھے انہوں نے وقتی طور پر فارغ کر دیا۔ یہ مشینری ڈیوک کے لیے آئی تھی، وہ میں نے اپنے احاطے میں اتروائی اور پھر وہاں سے مشینری میرے کلب کے تہخانوں میں پہنچائی گئی جہاں سے خفیہ راستے سے ڈیوک کے آدمی اسے لے گئے، روتھم نے جواب دیا۔ کس کام کے لیے ہے یہ مشینری؟ جولیا نے پوچھا۔ ڈیوک نے بتایا تھا کہ میک اپ چیک کرنے اور ٹارگٹ کو جلا کر راکھ بنا دینے کے لیے یہ مشینری استعمال ہوتی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ مارتو ایریا میں بلیک تھنڈر کی جو لیبارٹری ہے اس پر ایشیا کے ایک ملک کے ایجنٹ حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ڈیوک اور اس کی بیوی پیگی کو یہاں بھیجا گیا ہے اور مشینری بھی اسی مقصد کے لیے بھجوائی گئی ہے تاکہ جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ میک اپ کر کے یہاں پہنچے یہ مشینری انہیں مار کرے اور پھر انہیں دوسری مشین کے ذریعے ریز ڈال کر راکھ کر دیا جائے۔ ڈیوک کے محبت یہاں پورے لورگو میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ڈیوک نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ایک قوی ہیکل حبشی اور ایک سوئس نژاد عورت یہاں میری رہائش گاہ میں جبراً داخل ہوئے ہیں اور اندر موجود ہیں، جس پر میں نے اپنے آدمیوں کو ان کی ہلاکت کے لیے بھیجا، مگر پھر اطلاع ملی کہ میرے سب آدمی ہلاک ہو گئے ہیں تو میں یہاں آ گیا۔ اب پھر تم دونوں آ گئے ہو۔ روتھم نے جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ تم نے ڈیوک سے بات نہیں کی کہ مرد اور عورت تو یہاں موجود نہیں ہے؟
جولیا نے کہا۔ میں نے فون کیا تھا لیکن وہ کسی نائٹ کلب میں چلے گئے تھے اور اس کے آدمی روبن نے بتایا کہ اب صبح بات ہو سکتی ہے، جس پر میں خاموش ہو گیا۔ روتھم نے جواب دیا۔ کہاں رہتے ہیں وہ؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں۔ روتھم نے رک رک کر کہا۔ جوزف، اس کی بیوی کی گردن کاٹ دو، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جولیا نے کرسی کی سائڈ پر کھڑے جوزف سے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے بڑے شفاف لہجے میں کہا اور جیب سے خنجر نکال کر وہ تیزی سے بیڈ پر بے ہوش پڑی روتھم کی بیوی ماریا کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں مت مارو، میں بتا دیتا ہوں، رک جاؤ۔ روتھم نے یکلوتیزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بیڈ کے پاس کھڑے رہو، اب یہ جھوٹ بولے تو گردن کاٹ دینا۔ جولیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، جوزف نے جواب دیا تو روتھم نے تیز لہجے میں اس عمارت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جو لارگو شہر کے شمال مشرق میں واقع تھی۔ وہ اکیلی عمارت تھی اور اس کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس عمارت کی سائڈ پر ایک اونچا مینار تھا جس کے اوپر میک اپ چیک کرنے والی مشینری اور دوسری مشینری کے آلات لگائے گئے تھے۔ اس عمارت کی حفاظت کے کیا انتظامات ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ پہلے یہاں ماتو قبیلے کا سردار ماتو رہتا تھا۔ لیبارٹری کی حفاظت اسی کے ذمہ تھی۔ پھر ڈیوک اور پیگی کے آنے پر اسے لیبارٹری ایریا میں بھجوا دیا گیا اور ڈیوک اور پیگی یہاں قابض ہو گئے۔ یہ مینار ماتو قبیلے کی عمارت کا خصوصی نشان ہوتے ہیں، روتھم نے جواب دیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ سردار ماتو کسی قبیلے کا سردار ہے، جبکہ سردار ماتو لیبارٹری کی حفاظت پر بھی تعینات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قبائلی سردار اس انداز میں کسی لیبارٹری کی حفاظت کر سکے؟ جولیا نے کہا۔ سردار ماتو کا قبیلہ اسی لیبارٹری کے گرد موجود ہے اور اسے بلیک تھنڈر نے باقاعدہ خریدا ہوا ہے۔ وہاں کی حفاظت کے لیے سردار ماتو کو باقاعدہ ایکیڈمیا بھجوا کر 4 سالوں تک اسے ٹریننگ دلوائی گئی ہے، پھر اسے یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ اب وہ لیبارٹری ایریا میں چلا گیا ہے اور اس کی جگہ ڈیوک اور پیگی کو بھیجا گیا ہے کیونکہ وہ دونوں بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ ہیں۔ روتھم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس طرح بات کر رہا تھا جیسے اپنے کسی ساتھی کو سب کچھ بتا رہا ہو۔ ڈیوک اور پیگی کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ جولیا نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے میرا خیال ہے کہ 10-12 افراد ڈیوک کے ساتھ ہیں اور 10-12 ہی پیگی کے ساتھ، روتھم نے جواب دیا۔ ڈیوک کا فون نمبر کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا تو روتھم نے فون نمبر بتا دیا۔ جوزف، اسے آف کر دو، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو خنجر ہاتھ میں لیے روتھم کے قریب موجود تھا۔ پھر جوزف نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے ہاتھ میں موجود خنجر روتھم کی شہرگ میں اتار دیا۔ روتھم بندے ہونے کے باوجود کسی ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ جوزف نے اسی گردن میں دستے تک اترا ہوا خنجر کھینچا اور اسے بڑے اطمینان سے اس کے لباس سے صاف کرنے لگا۔ اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ روتھم کے ساکت ہوتے ہی جوزف نے کہا۔ انہیں رہنے دو، یہ بے گناہ ہے اور پھر ہمارے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہمیں فوری طور پر اس ڈیوک اور پیگی کی رہائش گاہ میں موجود مشینری کو تباہ کرنا ہے، جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے اس لیے ہم آسانی سے اندر پہنچ جائیں گے، جوزف نے کہا۔ نہیں، وہ سپر ایجنٹ ہیں تو لامحالہ انہوں نے وہاں انتہائی حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ ہمارے لیے سب سے اہم اس کی مشینری ہے، اس لیے یہاں اس کوٹھی کی تفصیل سے تلاشی لو۔ یہ روتھم منشیات کے بڑے ریکٹ کا سربراہ تھا۔ بقول اس کے ڈیوک کے آنے سے پہلے وہ یہاں بلیک تھنڈر کا نمائندہ بھی تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی میزائل گن یا وائرلیس چارجر ڈائنامیٹ یا بم موجود ہوں، جولیا نے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صاف شدہ خنجر اپنی جیب میں ڈالا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جولیا بھی اس کمرے سے باہر آ گئی، پھر وہ برآمدے میں ہی رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آ گیا لیکن وہ خالی ہاتھ تھا۔ نہیں میڈم، یہاں کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، میں نے مکمل چیکنگ کر لی ہے، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب تو وہاں پہنچ کر ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جولیا نے کہا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم، اگوی سائڈ سے نکل چلے، ہو سکتا ہے کہ فرنٹ پر کوئی نگرانی کرنے والا موجود ہو، جوزف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ، جولیا نے کہا اور سائڈ گلی کی طرف مڑ گئی تو کوٹھی سے نکل کر وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے جو کافی فاصلے پر موجود تھی۔ ڈیوک اور پیگی دونوں مدہوشی کے عالم میں سوئے ہوئے تھے کہ ڈیوک کے ذہن میں دروازہ کھٹکانے کی آوازیں پڑنے لگی۔ پہلے تو وہ اسے اپنا خواب سمجھتا رہا لیکن پھر اس کا شعور بیدار ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ یکلوت ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ ڈیوک اچھل کر بیڈ سے نیچے اترا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جسم پر سلیپنگ سوٹ تھا۔ کون ہے؟ ڈیوک نے اونچی آواز میں پوچھا۔ روبن ہو باس، میں نے ایک مشکوک جوڑا پکڑ لیا ہے۔ باہر سے روبن کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو ڈیوک بے اختیار اچھل پڑا۔ میں آ رہا ہوں، ڈیوک نے اونچی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر سوئی ہوئی پیگی تیز لائٹ آن ہونے کی وجہ سے کسمسانے لگی۔ ڈیوک نے جلدی سے
अपना लिबास उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या बात है डियर? पैगी ने यकलौत उठकर बैठते हुए कहा। रोबिन ने कोई मशकूक जोड़ा पकड़ा है, मैं वहीं जा रहा हूँ, डेविड ने कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पैगी उसी तरह बेड पर बैठी रही जैसे जैसे बैठे बैठे सो रही हो। उसकी आंखें अलबत्ता थोड़ी सी खुली हुई थी। थोड़ी देर बाद वो अचानक एक झटके से उठ बैठी। उसने एक तरफ पड़ा हुआ अपना लिबास उठाया। उसी लम्हे डेविड वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने अपना लिबास पहना हुआ था। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी लिबास तब्दील कर लूँ, पैगी ने कहा। ठीक है, लिबास तब्दील करके आ जाओ, डेविड ने कहा और दरवाज़ा खोलकर वो बेडरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में पहुंचा जहां मशीनरी नर्स थी और रोबिन और जैगर दोनों वहां मौजूद थे। यहाँ इस इमारत में डेविड और पैगी के अलावा सिर्फ रोबिन और जैगर थे, जो मशीनरी के साथ ही क्रीमिया से आए थे और उनकी ड्यूटी मशीनरी को ऑपरेट करने की थी। लेकिन चूंकि दोनों 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आपस में 2 शिफ्टें बना ली थी। 12 घंटे रोबिन और 12 घंटे जैगर दोनों मशीनों पर काम करते थे। वैसे आम तौर पर दिन के वक्त जैगर काम करता और रात को रोबिन, मगर इस वक्त वो दोनों मशीन रूम में मौजूद थे। क्या हुआ है? कौन है वो मशकूक जोड़ा और कहाँ है? डेविड ने अंदर दाखिल होते ही दोनों से मुखातिब होकर कहा, जो अब उठकर खड़े हो चुके थे। बॉस, एक हबशी मर्द और एक गैर मुल्की औरत को मशकूक अंदाज में इस इमारत की निगरानी करते हुए चेक किया गया है। तो उन पर स्टाकम रेस फायर करके उन्हें बेहोश कर दिया गया। फिर जैगर उन्हें उनकी कार समेत अंदर ले आया। उन दोनों को साथ वाले बड़े कमरे में डाल दिया गया है। उनकी जेबों से मशीन पिस्टल और सेलफोन भी निकला है, रोबी ने कहा। क्या वो मेकअप में है? डेविड ने पूछा। नहीं बॉस, वो मेकअप में नहीं, रोबी ने जवाब दिया। ये दोनों वही ना हो जिनके बारे में साबू ने इतला दे दी थी कि वो रोथम की रिहाइश गाह में जबरन दाखिल हो गए हैं। लेकिन फिर वो यहाँ कैसे आ गए? डेविड ने कहा। बॉस, जैगर तो कह रहा था कि उन्हें हलाक कर दिया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इतला किए बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जगाया है, रोबी ने कहा। क्या इनके फौरी होश में आ जाने का खतरा था? डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं बॉस, स्टॉकहम रेस का शिकार बगैर एंट्री के किसी सूरत 72 घंटों से पहले होश में नहीं आ सकता, रोबी ने जवाब दिया। तो फिर मुझे सुबह बता देना था। क्या ज़रूरी था कि तुम मुझे इस वक्त डिस्टर्ब करते? डेविड ने इस बार उसीले लहजे में कहा। उसी लम्हे पैगी भी अंदर आ गई। क्या हुआ है? कौन लोग हैं ये? पैगी ने पूछा। इन अहमकों ने इस तरह हमें जगाया था जैसे उन पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। बकौल उनके कार में एक नीग्रो मर्द और एक गैर मुल्की औरत बैठे मशकूक अंदाज में इस इमारत की निगरानी कर रहे थे और ये उन्हें बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके यहाँ ले आए, डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये यकीनन वही होंगे जो रोथम की रिहाइश गाह में दाखिल हुए थे और इसकी इतला साबू ने दी थी। लेकिन फिर साबू ने दोबारा कोई इतला ही ना दी, पैगी ने चौंक कर कहा। अब उठ ही गए हैं तो उन्हें देख भी लेते हैं, डेविड ने कहा और साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। पैगी उसके पीछे थी और उसके पीछे रोबिन था, जबकि जैगर मशीनरी के पास ही रुक गया। इस बड़े कमरे के फर्श पर एक देव हैकल नीग्रो और एक स्विस नजाद औरत टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। ये मेकअप में तो नहीं? पैगी ने पूछा। नहीं, डेविड ने जवाब दिया। तो फिर क्या शक पड़ा है इन पर? मैडम, ये दोनों कार में बैठे इस अंदाज में इमारत की तरफ देख रहे थे जैसे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हों। फिर इनकी जेबों से मशीन पिस्टल और सेलफोन भी निकले हैं, रोबिन ने कहा। अरे फिर तो वाकई ये दोनों मशकूक हैं। मेरे ख्याल में उन्हें इसी बेहोशी के आलम में हलाक कर दिया जाए, पैगी ने कहा। ये मेरे ख्याल में वही है जिनकी इतला साबू ने दी थी कि वो रोतम की रिहाइशगाह में दाखिल हुए थे। अब इनका यहाँ पहुँच जाना हासा खतरनाक है, उनसे पूछगुछ करना पड़ेगी, डेविड ने कहा। बॉस, रोथम ने आपको कॉल भी की थी, लेकिन आप इस वक्त नाइट क्लब जा चुके थे, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि अब बात सुबह ही हो सकती है, रोबिन ने कहा। हाँ ठीक है, उन्हें कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दो, फिर उन्हें होश में ले आओ और हमारे लिए भी कुर्सियाँ मंगवाओ, डेविड ने कहा। आप ऑफिस में बैठे, मैं जैगर के साथ मिलकर तमाम बंदोबस्त करता हूँ, रोबिन ने कहा। उन्हें होश में हमारे सामने लाना पहले नहीं, डेविड ने कहा। यस बॉस, रोबिन ने कहा तो डेविड पैगी को साथ लेकर वापस अपने ऑफिस में आ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, माल्टी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते उसके सेक्शन इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। माल्टी, साबू की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है तुम्हें? डेविड ने पूछा। बॉस, आप और इस वक्त? नहीं बॉस, साबू ने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी, माल्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे उसने रिपोर्ट दी थी कि उसने एक जोड़े को मशकूक समझकर उनकी निगरानी की थी और ये जोड़ा स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रोथम की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ था, जिस पर मैंने उसे मजीद निगरानी करने का हुक्म दिया था और साथ ही रोथम को उसके फ़ोन क्लब करके इतला दे दी। उसने बताया था कि उसकी बीवी मारिया ने उसे फ़ोन किया है कि वो जल्द वापस आ जाए। उसके बाद मैं और पैगी बेडरूम में चले गए। रोबिन बता रहा है कि रोथम ने कॉल की थी, लेकिन उसे कहा गया कि सुबह मुझसे बात हो सकती है।
साबू ने अलबत्ता कोई रिपोर्ट नहीं दी। तुम साबू से राब्ता करके कहो कि वो मुझे कॉल करे, मैं ऑफिस में हूँ, डेविड ने तेज लहजे में कहा। लेकिन बॉस, इस वक्त आप ऑफिस में क्यों हैं? क्या कोई खास बात हो गई है? माल्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, रॉबिन ने एक जोड़े को मशकूक समझकर बेहोश कर दिया है, फिर उसने सुबह का इंतजार किए बगैर मुझे और पैगी को उठा दिया। अब मैंने उनसे पूछगुछ करनी है। हो सकता है कि ये वही जोड़ा हो जो रोथम की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ था, लेकिन उनसे पूछगुछ से पहले मैं साबू से तफसीली रिपोर्ट लेना चाहता हूँ, डेविड ने कहा। यस बॉस, मैं उससे रिपोर्ट लेकर आपको कॉल करता हूँ, माल्टी ने जवाब दिया तो डेविड ने रिसीवर रख दिया। तुम राह रात सेलफोन पर साबू से रिपोर्ट ले लेते, पैगी ने कहा तो डेविड बेएहतियात हंस पड़ा। माँ तहतों पर रोब डालना पड़ता है कि हम इस वक्त भी काम कर रहे हैं, डेविड ने कहा तो पैगी बेएहतियात हंस पड़ी। ये दोनों बहरहाल मेकअप में तो नहीं हैं और हैं भी गैर मुल्की, इसलिए उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तानी एजेंटों से तो नहीं हो सकता। फिर ये लोग इस अंदाज में काम क्यों कर रहे हैं? पैगी ने कहा। हमारी बात दुरुस्त है, मेरा ख्याल है कि ये रोथम के मुंशियात के कारोबार के किसी मुखालिफ ग्रुप से मुतालिक हैं, डेविड ने कहा। तो फिर यहाँ ये लोग क्यों आए हैं? पैगी ने कहा। यही बात तो उनसे मालूम करना है, डेविड ने कहा तो पैगी ने होंठ भींच लिए। फिर तकरीबन 25 मिनट बाद रॉबिन अंदर दाखिल हुआ। बंदोबस्त हो गया है बॉस, रॉबिन ने कहा। ठीक है, हमें एक रिपोर्ट का इंतज़ार है, वो मिल जाए तो हम आते हैं। उन्हें होश में तो नहीं दिलाया? डेविड ने पूछा। नो बॉस, दोनों ही बेहोश हैं, रॉबिन ने जवाब दिया। ओके, उनका ख्याल रखो, हम आ रहे हैं, डेविड ने कहा तो रॉबिन वापस मुड़ गया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड बोल रहा हूँ, डेविड ने तेज़ लहजे में कहा। और माल्टी बोल रहा हूँ बॉस, साबू की तरफ से कॉल का जवाब नहीं आ रहा, ना लैंडलाइन फ़ोन कॉल का और ना सेलफोन कॉल का, माल्टी ने जवाब दिया। क्या मतलब, क्यों? वो यकीनन गहरी नींद सो गया होगा, डेविड ने कहा। यस बॉस, सारा दिन उसने ड्यूटी दी है, इसलिए ऐसा ही होगा, माल्टी ने जवाब दिया। ओके ठीक है, वो वाकई सो गया होगा, ये तो सहमक रॉबिन ने हमें जगा दिया है, डेविड ने उठते हुए कहा। हाँ, ये तबीयत याफ्ता नहीं है, इसलिए घबरा गए थे, पैगी ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी उठकर खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो मशीन रूम के साथ वाले बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ दोनों बेहोश अफराद रस्सियों से कुर्सियों पर बंधे पड़े थे, जबकि उनसे काफ़ी फासले पर 2 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। डेविड और पैगी उन दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। अब इन्हें होश में ले आओ, डेविड ने रॉबिन से कहा। यस बॉस, रॉबिन ने कहा और जेब से एक बोतल निकालकर वो उन बेहोश अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल का दहाना उस सफीस नजाद औरत के नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और उसे नीग्रो की नाक से लगा दिया। फिर बोतल हटाकर उसने उसका ढक्कन लगाया और उसे जेब में डालकर वो डेविड और पैगी की कुर्सियों के करीब खड़ा हो गया। डेविड और पैगी दोनों की नज़रें इन बेहोश अफराद पर जमी हुई थी और फिर थोड़ी देर बाद इस औरत के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और उसके चंद लम्हों बाद ऐसे ही आसार उस निगरों के जिस्म में भी पैदा हो गए। उस औरत ने होश में आने पर भी बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गई। अलबत्ता अब वो हैरत से डेविड, पैगी, रॉबिन और उसके कमरे को देख रही थी। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? उस औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? डेविड ने सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम जूलियाना है और मैं स्याह हूँ। मेरे पास बैनुल-अक़वामी दायरे सियाहत का कार्ड है और ये मेरा गाइड और बॉडीगार्ड है जोसेफ। उसके पास भी बैनुल-अक़वामी दायरे सियाहत का कार्ड मौजूद है। मगर तुम कौन हो और तुमने हमें यहाँ इस अंदाज में क्यों बांधा है? उस औरत ने तेज लहजे में बात करते हुए कहा, जिसने अपना नाम जूलियाना बताया था। स्याह जेबों में मशीन पिस्टल डाले नहीं घूमते, इसलिए जो सच है वो बता दो, डेविड ने कहा। बैनुल-अक़वामी स्याह ऐसा ही करते हैं। जहां हमें किसी भी अंदाज के खतरे से निपटना पड़ सकता है, इसलिए मशीन पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए हम हमेशा अपने पास रखते हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रोथम की रिहाइश गाह में जबरन दाखिल हुए थे, क्यों? डेविड ने पूछा। हम ये क्या कह रहे हैं? हमारा किसी रोथम से क्या ताल्लुक? जूलियाना ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। रॉबिन अलमारी से हंजर उठा ला और जूलियाना की एक आंख निकाल दो, ये मुसलसल झूठ बोल रही है, डेविड ने कहा। यस बॉस, रॉबिन ने कहा और मुड़कर एक कोने में रखी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैडम, मुझे आपकी इजाज़त दरकार है, अचानक जूलिया के साथ खामोश बैठे हुए जोसेफ ने जूलिया की तरफ मुंह करते हुए कहा। ओ तो ये बात है, डेविड ने यकलहत उछलते हुए कहा और उसके साथ ही वो बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ जूलियाना की कुर्सी के उकब में पहुंच गया। पैगी उसे इस अंदाज में दौड़ते देखकर चौंक पड़ी, जबकि अलमारी की तरफ बढ़ता हुआ रॉबिन भी रुककर मुड़ा और उसे दौड़ते हुए देखने लगा। ठीक है, डेविड ने झुककर जूलिया की पुश्त और जोसेफ की पुश्त पर मौजूद रस्सियों पर गहरी नजरें डालते हुए इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ था? पैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस हफ्ते की बात सुनकर मुझे अचानक ख्याल आया कि ये तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए ऐसा ना हो कि उन्होंने रस्सियाँ खोल ली हों, क्योंकि रॉबिन तो तरबियत याफ्ता नहीं है, डेविड ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए पैगी को जवाब देते हुए कहा। ओ हाँ,
वाकई ऐसा हो सकता था, लेकिन तुम उन्हें जिंदा क्यों रखे हुए गोली मारकर एक तरफ फेंको? पैगी ने मुंह बनाते हुए कहा। यह भी सब कुछ सच बता देगी, उसके बाद फैसला करेंगे, डेविड ने जवाब दिया, जबकि रोबिन इस दौरान फिर अलमारी की तरफ बढ़ गया था। अब मेरी तरफ से इजाज़त है जोसेफ। अचानक जूलिया ने जोसेफ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, किस बात की इजाज़त दे रही हो तुम उसे? डेविड ने चौंक कर कहा, मरने से पहले दुआ मांगने की। जाहिर है तुमने हमें मार डालना है, हालांकि जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब गलत है। हम वाकई स्याह हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा इत्मीनान, तुम्हारा हौसला और इन हालात में तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम आम स्याह नहीं हो, बल्कि तरबियत याफ्ता एजेंट हो। बहरहाल मेरा वादा है कि तुम अगर सच बता दो कि तुम कौन हो तो फिर तुम्हें जिंदा छोड़ने का भी सोचा जा सकता है, डेविड ने कहा। जो मैंने बताया है वही सच है, जूलिया ने जवाब दिया। इस दौरान रोबिन हंजर उठाए जूलिया की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन जूलिया तक पहुंचने से पहले ही वो जैसे ही जोसेफ की कुर्सी के करीब पहुंचा, अचानक तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही रोबिन चीखता हुआ फिजा में उछला और एक धमाके से डेविड और पैगी से जा टकराया। डेविड और पैगी दोनों अचानक धक्का लगने से कुर्सियों समेत उलटकर नीचे जा गिरे, और फिर इससे पहले कि इस अचानक आफताब से वो संभलते, डेविड को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर किसी ने पूरा पहाड़ दे मारा हो। उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें से उठी और उसके साथ ही उसका जहन यकलह तारीक सा पड़ गया। चंद लम्हों बाद जब ये तारीकी दूर हुई तो डेविड को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म किसी पके हुए फोड़े में तब्दील हो गया हो। उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ रही थी, लेकिन फिर उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में ये महसूस करके धमाका सा हुआ कि उसने तो ये समझा था कि दिमाग पर छा जाने वाली तारीकी सिर्फ चंद लम्हे रही थी, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो ये महसूस करके उसके जहन में धमाका हुआ कि वो फर्श पर पड़ा होने की बजाय इस कुर्सी पर बैठा था जिस पर पहले जूलियाना बैठी थी, और उसके जिस्म को रस्सी की मदद से कुर्सी से बांध दिया गया था। उसने तेजी से गर्दन घुमाई तो साथ वाली कुर्सी पर पैगी भी रस्सियों से बंधी हुई मौजूद थी, लेकिन उसकी गर्दन ढलकी हुई थी, जबकि सामने रोबिन की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, जबकि सामने कुर्सी पर जूलिया बैठी थी, जबकि जोसेफ कमरे में मौजूद ही ना था। तुम वाकई इंतहाई मजबूत असाब के मालिक हो डेविड, तुम्हें मेरे अंदाजे से बहुत पहले खुद ब खुद होश आ गया है, जूलिया ने बड़े नर्म लहजे में कहा। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो रस्सियाँ चेक की थी, डेविड ने कदरे हकलाते हुए लहजे में कहा। तुमने मेरे साथ ही जोसेफ की ताकत चेक नहीं की थी? ये रस्सियाँ तोड़ना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, और इसी बात की वो मुझसे इजाज़त तलब कर रहा था, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। दूसरे आदमी को भी हलाक कर दिया गया है, दोनों मशीनों को फायर करके तबाह कर दिया गया है। इस इमारत में और कोई आदमी नहीं है, जोसेफ ने बाकायदा जूलिया को रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम डेविड और पैगी के हुक्म में खड़े हो जाओ, ये दोनों सुपर एजेंट हैं इसलिए ये रस्सियाँ खोल सकते हैं, जूलिया ने कहा। इस औरत को आपने क्यों जिंदा रखा है? उसे ख़त्म कर दे, जोसेफ ने कहा। अभी नहीं, जूलिया ने जवाब दिया। तो जोसेफ खामोशी से चलता हुआ उन दोनों के हुक्म में आकर खड़ा हो गया। तो डेविड ने अपनी उंगलियों को साकत कर लिया, वरना वो वाकई इस दौरान गांठ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या चाहती हो? डेविड ने कहा। जाहिर है वो अब इन दोनों को किसी और अंदाज में चक्कर देना चाहता था। तुम्हारा नंबर 2 कौन है? जूलिया ने पूछा। तो डेविड बे एहतियात चौंक पड़ा। नंबर 2 क्या मतलब? डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे और पैगी दोनों के सेक्शंस के अफराद यहाँ तुम्हारे तहत काम कर रहे हैं। तुम्हारी आदमी साबू ने हमारी मशीनी निगरानी की थी, हमने उसका हाथमा कर दिया था और उसकी मशीन तोड़ दी, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ना मेरा कोई आदमी साबू है और ना ही मेरा कोई सेक्शन या और आदमी है, हमारा ताल्लुक तो मुंशियात एक बैनुल-अक़वामी रैकेट ब्लैक डार्ट तंजीम से है, डेविड ने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी रोबी ने तुम्हारी बेहोशी के दौरान हमें तुम्हारे बारे में और मशीनों के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। उसने बताया कि तुम दोनों का ताल्लुक ब्लैक थंडर से है और ये दोनों मशीनें भी ब्लैक थंडर के सेकंड हेडक्वार्टर के हुक्म पर जहां भिजवाई गई हैं, और रोबिन और जैगर दोनों मशीनों के ऑपरेटर हैं और मशीनों के साथ ही एक्रीमिया से आए हैं। ये दोनों मशीनें मेकअप चेक करने वाली रेज और टारगेट पर फायर करके राख कर देने वाली रेज पर मुश्तमिल है। उनकी रेंज लोरगो शहर के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक है और तुम दोनों यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा करने के लिए आए हो और पाकिस्तानी एजेंट जाहिर है मेकअप में ही यहाँ आ सकते हैं, जूलिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा। नहीं, उसने गलत बताया है, मेरा या पैगी का कोई सेक्शन नहीं है, डेविड ने कहा। जोसेफ पीछे से साइड पर हो जाओ, मैं दोनों को खत्म करने वाली हूँ, जूलिया ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। उसके चेहरे पर बल्ला की सफा की तारी हो गई थी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, डेविड ने यकलहथिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा, क्योंकि उसके तवील तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि जूलिया अब फायर खोलने ही वाली है। उसकी आंखों में उभर आने वाली मखसूस तासुरात और चेहरे पर फैल जाने वाली सफाकी ने उसके जहन को वाकई झंझोर डाला था। मेरे नंबर 2 का नाम माल्टी है, उसका हेडक्वार्टर लॉर्गो में है, उसके तहत 8 आदमी हैं, जबकि पैगी के मातहत का नाम प्रिंस है और उसके भी 8 साथी हैं। ये सब माल्टी के तहत काम कर रहे हैं।
اس کے علاوہ یہاں کی مخصوص فورس چاگو بھی مالٹو کے تحت کام کر رہی ہے۔ ڈیوک نے جواب دیا، تم نے اپنی اور پیگی کی زندگی بچا لی ہے، ہم نے واپس چلے جانا ہے اور ہمارا باقی شاہی ایجنٹوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ روتھم کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، روتھم نے تمہارا نام لیا تھا کہ تم اس کے سربراہ ہو، اس لیے ہم یہاں آ گئے تھے۔ اب تم تفصیل سے ہمیں بتاؤ کہ مالٹی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا فون نمبر بتاؤ اور اسے فون کر کے کہہ دو کہ وہ ہمارے خلاف کام کرنا بند کر دے۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں فون کر دیتا ہوں، میرا منشیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیوک نے کہا، اسے دل ہی دل میں مسرت ہو رہی تھی کہ اس کی جان بچ رہی ہے، اور پھر اس نے مالٹی کے ہیڈ کوارٹر کی تفصیل اور اس کا فون نمبر بتا دیا۔ جوزف، جا کر کارڈلیس فون پیس لے آؤ، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، جوزف نے کہا اور اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم نے ہماری مشینیں کیوں تباہ کر دی؟ وہ تمہارے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہی تھی، ڈیوک نے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ مشینیں یہاں ہمارے خلاف کام کر سکتی ہیں، یہ تو بعد میں جیگر نے بتایا کہ یہ مشینیں کس ٹائپ کی تھی، جولیا نے جواب دیا تو ڈیوک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ اس کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے فون پیس اس کے کان سے لگا دو، جولیا نے کہا، اور اسی لمحے ڈیوک کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جیسے ہی جوزف اس کے عقب سے ہٹا تو اس نے دوبارہ گانٹ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور اب گانٹ اس کی انگلیوں کی گرپ میں آ گئی تھی اور اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ گانٹ کو کیسے کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی گانٹیں کھولنے کی اس نے باقاعدہ ٹریننگ لے رکھی تھی۔ جبکہ اس دوران جوزف نے نمبر پریس کر کے فون اس کے کان سے لگا دیا تھا، جوزف نے نمبر پریس کر کے فون اس کے کان سے لگا دیا، ساتھ ہی اس کے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اسی لیے دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس مالٹی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی مالٹی کی آواز سنائی دی۔ ڈیوک بول رہا ہوں مالٹی۔ یس باس۔ ان دونوں کا کوئی تعلق پاکستانی ایجنٹوں سے نہیں، یہ روتھم کے پیچھے آئے تھے، اس لیے میں نے انہیں واپس بھجوا دیا ہے، تم اب اپنے آدمی کو کہو کہ ان کی نگرانی نہ کی جائے۔ ڈیوک نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو جوزف نے فون آف کر اسے پیچھے ہٹا لیا، پھر وہ واپس مڑا ہی تھا کہ ڈیوک نے گانٹ کھول لی۔ گانٹ کھولتے ہی رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور ڈیوک اپنے بازوں کو رسیوں سے نکالنے ہی لگا تھا کہ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کئی گن سلاحیں اس کے سینے میں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ میں تمہاری طرف سے غافل ہوں؟ ڈیوک کے کانوں میں جولیا کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ اس کے تمام حواس گہری تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ اس کا سانس اسی حلق میں کسی ٹھوس پتھر کی طرح پھنسا گیا۔ گائکر سینڈی کے ساتھ لورگو شہر کی ایک چھوٹی سی عمارت کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ آج ہی یہاں پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گازک نے یہاں پہنچتے ہی ایک مخبری کرنے والی تنظیم کو ہائر کر لیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ میک اپ میں 2 عورتیں اور 5 مرد یہاں پہنچیں گے۔ ان کے میک اپ کو نظر نہ آنے والی ریس سے چیک کیا جائے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈیوک اور اس کے ساتھ ہی چیک تو کر لیں لیکن وہ انہیں ہلاک نہ کر سکیں، اور اس سے پہلے یہ اطلاع انہیں مل جائے اور وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ اس تنظیم کے چیف، جس کا نام ماشاتو تھا، نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسے انتظامات کر دے گا کہ گائکر نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تمام انتظامات فول پروف ہونے چاہیے، اور ماشوتا نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ گازک علیحدہ کمرے میں موجود تھا۔ گائکر نے وہاں ایک ایسا آلہ رکھا تھا جس کی مدد سے لورگو شہر سے باہر یا باہر سے لورگو شہر میں ہونے والی فون کالوں کو کیچ کیا جا سکے، اور گازک اس آلے پر تعینات تھا تاکہ وہ کالیں چیک کرتا رہے اور مشکوک کالز کے ممبر کو اس آلے کی مدد سے ٹریس کر کے۔ لیکن پورا دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، لیکن نہ ہی کوئی مشکوک کال چیک ہوئی، نہ ہی ماشوتا نے انہیں کسی قسم کی اطلاع دی۔ اب صبح ہو گئی تھی اور ناشتہ کرنے کے بعد گائکر اور سینڈی دوبارہ اس آفس نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس طرح کام نہیں ہوگا گائکر، سینڈی نے کہا۔ تو پھر کس طرح ہوگا، تم ہی بتا دو، گائکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمیں خود باہر نکل کر خود کچھ کرنا ہوگا، سینڈی نے کہا۔ کیا کریں؟ یہاں ہر کلب میں سینکڑوں سیاہ موجود ہے، ہم کس کس کو چیک کریں اور کیسے چیک کریں گے؟ گائکر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں ماشوتا کام نہیں کر رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے ایسی جدید مشینری یہاں پہنچا دی اور ابھی تک کسی کے میک اپ کو چیک ہی نہ کر سکے، سینڈی نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گائکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس گائکر بول رہا ہوں، گائکر نے کہا۔ ماشوتا بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ماشوتوں کی آواز سنائی دی اور گائکر اور سینڈی دونوں کے چہروں پر یکلخت امید کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ یس کیا رپورٹ ہے؟ گائکر نے کہا۔ جناب یہاں بہت بڑی واردات ہو گئی ہے، ڈیوک اور پیگی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کے ہیڈ کوارٹر میں موجود مشینری کو تباہ کر دیا گیا ہے، مشینری کے دونوں آپریٹر روبن اور جیگر بھی ہلاک ہو چکے ہیں، ماشاتو نے کہا، اور جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا ان دونوں کے چہرے تاریک پڑتے چلے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مشینری نے ان کے میک اپ چیک نہیں کیے تھے؟ گائکر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں جناب، ان کے ساتھ ساتھ اسکائی نائٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر روتھم کو جس کے ذریعے مشینری ڈیوی کے ہیڈ کوارٹر پہنچائی گئی تھی، اس کی رہائش گاہ پر اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔
माशातू ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें मालूम ना हो सका कि ये सब काम किसने किए हैं? गायकर ने तलह लहजे में कहा, नहीं जनाब, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि पहले एक नीग्रो मर्द और एक स्विस नज़ाद औरत की इत्तला रोथम को दी गई। फिर मजीद मालूम हुआ कि रोथम की रिहाइश गाह पर उसके 14 तरबियत याफ्ता अफराद, 4 मुलाजिमीन और 4 मुसल्लह दरबानों को हलाक कर दिया गया है। इस इत्तला के मिलने पर रोथम अपनी रिहाइश गाह पर चला गया। उसने तमाम लाशें उठा दी। आज सुबह उसकी बीवी मारिया ने पुलिस को कॉल किया, तब रोथम की हलाकत का पता चला। उस पर मुझे डेवी का ख्याल आया तो मैंने वहाँ आदमी भेजा तो मालूम हुआ कि वहाँ भी कत्लेआम हो चुका है। इसका मतलब है कि ये सारी कार्रवाई एक मर्द और एक औरत की है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। हत्ता कि डेविक के सेक्शन के इंचार्ज माल्टी को भी इसका इल्म है। अलबत्ता डेविक ने माल्टी को खुद फ़ोन करके बताया था कि उसके आदमियों ने रात गई एक औरत और एक मर्द को बेहोश करके गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछगछ की जा रही है। फिर डेविक ने दोबारा फ़ोन करके उसे बताया कि मर्द और औरत का पाकिस्तानी एजेंटों से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया गया है। इसके बाद उन सबकी मौत की खबर मिली। माशादू ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड, इसका मतलब है कि ये दोनों पाकिस्तानी एजेंट थे। उन्होंने ये सारी कार्रवाई करके अपना रास्ता खोल लिया है। ठीक है, तुम चेकिंग जारी रखो, गायकर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। डेविक और पैगी तो सुपर एजेंट थे, फिर ये सब कैसे हो गया? सैंडी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, निगरो तो यकीनन मुकामी होगा, लेकिन ये गैर मुल्की स्विस औरत, उसकी मौजूदगी की समझ मुझे नहीं आ रही। अगर ये मेकअप में होती तो लामहला डेविक उसे जहाँ पहुँचने से पहले ही चेक कर चुका होता। लेकिन उन दोनों ने जो कार्रवाई की है, इससे तो यही पता चलता है कि दोनों इंतहाई तेज़ और मंझे हुए एजेंट हैं। उन्होंने एक रात में इस अंदाज में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की है कि किसी को मामूली से शुबा भी नहीं हो सका, गायकर ने कहा। और फिर इससे पहले कि सैंडी उसकी बात का कोई जवाब देती, अचानक गाजिक दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बॉस बॉस, एक मशकूक कॉल आई है, आइए, गादिक ने तेज़ लहजे में कहा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। तो गायकर और सैंडी भी बिजली की सी तेज़ी से उठकर दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां फ़ोन कॉलें कैश करने वाला आला रखा गया था। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचे तो आला खामोश था, लेकिन गाजिक उस पर झुका हुआ था। क्या कॉल हुई है? गायकर ने कहा। 1 मिनट बॉस, मैं चेक कर लूँ कि यहाँ लॉर्गो में कहाँ से कॉल की गई है। गादिक ने इसी तरह झुके से अंदाज में कहा। उसकी नज़रें आले पर मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जिस पर लोर्गो शहर का नक्शा मौजूद था और एक सुर्ख रंग का नुक्ता स्क्रीन पर हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद नुक्ता एक जगह रुक गया और जलने बुझने लगा तो गाजिक स्क्रीन के और नज़दीक हो गया।